हेलो स्टूडेंट, वेक्टर क्लास की डिजिटल क्लासेस के अंदर आपका एक बार फिर से बड़े ही शानदार बड़े ही तरीके से आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने आहार नाल के अंदर देख लिया था। आहार नाल के अंदर हम माउथ से होते हुए ग्रसनी के अंदर और ग्रसनी से होते हुए इसोफेगस, ग्रास नली और ग्रास नली से अमाशय तक पहुंच गए थे। इस तक के सफर में हम सभी को मजा आया होगा। कंसेप्ट सारे कवर हो गए होंगे, इतनी मैं आशा करता हूं। अगर कंसेप्ट अगर आपके कवर हो गए हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में मजा आ रहा है, बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर वगैरह तो करना ही है। और जो भी अपने आसपास गली में वगैरह हैं सभी लोगों को, सभी को बता दो। आमने वाली खिड़की में, सामने वाली खिड़की में, किसी को भी जो भी मिले बता डालो कि जल्दी से जो भी अपना कोर्स है वो परचेज कर लें और अपनी पढ़ाई को बिना बाधित किए हुए जल्दी से शीघ्र स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करेंगे आगे की जर्नी के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। हम जानते हैं आहार नाल एक लंबी सी पाइप होती है, जो लंबी सी पाइप होती हैं और लंबी सी पाइप एक ग्रसनी और ग्रसनी आगे जाकर खुलती है ग्रास नली और ग्रास नली आगे जाकर खुलती है कहाँ पर? आमाशय के अंदर, आमाशय से छोटी आंत के अंदर और छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर। ये हमने यहाँ तक सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर देख लिया था। हम ये अभी तक हमारी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज स्टार्ट करेंगे हम छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसका है स्मॉल यानी छोटी आंत। बट ध्यान देना ये छोटी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अरे कितनी बड़ी? तो ये होती है 6 to 7 मीटर। ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा पाचन व अवशोषण कहां पर होता है? यानी हमने देखा कि कहीं पर प्रोटीन का पाचन होता है तो कहीं पर कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन एक ऐसी जगह पर जहां पर सबका पूरी तरीके से पूर्ण पाचन होगा, वो कहां पर होगा? अपना एकमात्र स्ट्रक्चर, एकमात्र संरचना, जिसको क्या बोलेंगे हम? छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर पूरी तरह से पाचन होता है। अब ध्यान देना कि एक स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक थोड़ी सी बात रह गई थी कि ये हो गया अपना आमाशय। और आमाशय के अंदर मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला कहलाएगा कार्डियक। जल्दी बताएंगे सभी। ये वाला कहलाएगा कार्डियक, ये वाला कहलाएगा फंडिस और ये वाला कहलाएगा बॉडी। ये वाला पार्ट कहलाएगा पायलोरिक भाग। यहाँ पर क्या हुआ कि दो प्रकार के यहाँ पर स्फिंक्टर पाए जाते हैं, दो प्रकार के यहाँ पर अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। ध्यान देना, दो प्रकार की अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। अवरोधनी नाम से पता चला है, अवरोधनी अवरोध करने वाली यानी रोकने वाली। ये वाली जो अवरोधनी होगी उसको बोलेंगे हम कार्डियक अवरोधनी, ठीक है। और ये वाली जो अवरोधनी होगी उसको बोलेंगे हम पायलोरिक अवरोधनी। ये क्या करेगी? जैसे ही हम कोई भी फूड इंटेक करते हैं, जैसे ही भोजन यहाँ पर आए आमाशय में और आमाशय से आने के बाद ये आमाशय से भोजन वापस नहीं जाए, इसोफेगस में वापस नहीं जाए, ग्रास नली में वापस नहीं जाए, या फिर भोजन होता है वो 4-5 घंटे तक यहाँ पर पड़ा रहता है, 4-5 घंटे तक यहाँ पर पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका कंप्लीट पूरी तरीके से पाचन हो जाएगा। भोजन सीधा ही बाहर नहीं निकले, सीधा ही छोटी आंत में प्रवेश नहीं करे, तो उसके लिए अवरोधनी पाई जाती हैं। तो स्टोमक, आमाशय के अंदर कितनी अवरोधनियाँ पाई जाती हैं? दो प्रकार की। कौन सी? पायलोरिक अवरोधनी और ये वाली होगी कार्डियक अवरोधनी। अब छोटी आंत की शुरुआत कहाँ से होती है इसको समझना पड़ेगा। जब बात आती है किसी भी अंग के बारे में, तो हमने यही देखा कि जब कोई अंग की बात आती है तब हम बात करते हैं उसकी सबसे पहले बात करेंगे उसके कोई भी स्थिति की बात करेंगे, उसके लोकेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद में बात करेंगे उसकी संरचना की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी स्थिति की बात करें तो ये कहां से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है पायलोरिक भाग से स्टार्ट होती है। ये पायलोरिक भाग यानी किसके मध्य स्टार्ट हुई है? ये होती है आमाशय और किसके बीच में? आमाशय और बड़ी आंत के बीच में, मध्य में स्थित होती हैं। समझना पॉइंट को।
यह आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी अगर संरचना की। अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इसके अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये हो गया। तो ये वाले जो पार्ट्स होगा, ये वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम ग्रहणी, उसको बोलते हैं हम ग्रहणी। और ये वाला जो बीच वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम अग्र शुद्रांत्र। अब समझना, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत, और जो पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम शुद्रांत्र। ये तो शुद्ध हिंदी की बात हो गई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डुडेनियम, डुडेनियम, जुजेनियम और इलियम। ठीक है, एक बार वापस छोटी आंत की जब बात करें तो छोटी आंत दिखने में, लगने में ही होती है, नाम से पता चलता है छोटी, लेकिन इतिहास गवाह है जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसका नाम छोटा है बट ये बहुत बड़ी होती है। कितनी होती है? 6-7 मीटर होती है। और 6-7 मीटर इतनी लंबी एक छोटी सी कैविटी के अंदर हाईली कोल्ड, एकदम पूरी तरह से ये कुंडलित होकर, पूरी तरह से फोल्ड होकर ये स्थित रहती है छोटी सी हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये देखो छोटी आंत यहां पर हो गई। अब इसके भाग की बात करें तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? जब हम छोटी आंत को काटते हैं, एक कट लगाते हैं यहां से पाइलोरिक भाग से, जल्दी से चाकू लेके जैसे ही हम इसके कट लगाते हैं, और एक कट लगा देंगे कहां से? जहां से ये बड़ी आंत खुलेगी, जहां से ये बड़ी आंत के अंदर खुलेगी वहां से कट लगाते हैं। और कट लगा के जब इसको खींच के लंबा करते हैं तो इसके टोटल भाग होते हैं 3 भाग होते हैं। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होगा? छोटी छोटी आंत के अंदर। अब खास बात ये, जब इसको खोलते हैं तो इसके हमें 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे आगे वाला जो भाग होगा, सबसे आगे वाला, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, यू आकार का बिल्कुल ही भाग, वो कहलाएगा ग्रहणी, जिसको बोलेंगे हम डुडेनियम। बीच वाला जो भाग होगा उसको बोलेंगे हम जुजेनियम। और सबसे आखिरी जो अंतिम वाला भाग होगा उसको बोलेंगे हम इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गए? 3 भाग। कौन कौन सा? डुडेनियम, जुजेनियम और कौन सा हो गया? इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, डुडेनियम, जुजेनियम और हो गया इलियम। कैसे छोटी आंत के अंदर पाचन होता है और कैसे अवशोषण होता है, ये सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाला भाग, बिल्कुल मैं रफली डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान देना। ये एक सिंपल डायग्राम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं ऐसे ही बना रहा हूं। ये होगी माना कि अपनी पूरी छोटी आंत, उसमें से ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है डुडेनियम, जिसको बोलते हैं हम ग्रहणी बोलते हैं। और ये जो लंबा सा आपको भाग दिखाई दे रहा है वो कहलाता है जुजेनियम, जिसको बोलते हैं हम अग्र शुद्रांत्र। और ये जो आखिरी वाला जो भाग है ये कहलाएगा इलियम। साथ साथ में नोट करते रहना, बस जो बताया जाता है वो कर लो। डुडेनियम, जुजेनियम और इलियम। तो कितने भाग हुए छोटी आंत के? 3 भाग। अब ये कितना लंबा चौड़ा होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, यू आकार का होता है। अब समझना कि जब हम आमाशय को पढ़ते हैं तो ये जो आमाशय के नीचे
ये वाला जो भाग है वो कहलाता है डुडेनियम, और इसी के खोपचे के अंदर स्थित होता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय को देख के आपको नाम याद आ रहा होगा, अग्नाशय यानी सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी, यकृत, अग्नाशय और कौन सी होगी, लार ग्रंथियां। तो ये हो गया यहाँ पर डुडेनियम हो गया यानी ग्रहणी होगी, और ये डुडेनियम आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर, जुजेनियम के अंदर। तो उसका आकार कैसा हो गया, यू आकार की हो गई है। इनके अंदर यहां पर स्थित होता है पैनक्रियास यानी अग्नाशय, ये हो गया अग्नाशय। इनकी दीवारों के अंदर कुछ सेल पाई जाती हैं, इनकी दीवारों के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ग्रंथियां, कोई अगर ग्रंथि हो जाए तो सीधी सी बात है क्या बनेगी, वो जूस बनाने का काम करेगी। आंतरीय ग्रंथि बोलेंगे इसको, आंतरीय ग्रंथि। और आंतरीय ग्रंथि क्या बनेगी, एक आंतरीय रस जिसको बोलेंगे हम सकस एंटेरिकस। ये सकस एंटेरिकस आंतरीय जूस बनाने का काम करेगी, और इन आंतरीय जूस के अंदर अगर इन आंतरीय रस की बात करें तो इनके अंदर होंगे पानी और होंगे कुछ एंजाइम। चीजें दिखने में छोटी है लेकिन बड़ी काम की हैं। आंतरीय रस के अंदर क्या होगा, पानी होगा, और क्या होंगे, एंजाइम होंगे। आंतरीय रस, और इन आंतरिक रस के अंदर क्या होगा, जब इसको हम खोल के देखते हैं, जो रस बना, जो जूस बना, उसको हम जब खोल के देखते हैं तो इसमें होता है पानी, और बाकी होते हैं उसके अंदर कुछ एंजाइम। मैं इसकी बात बता दूं, ये होता है क्षारीय, होता है क्षारीय, ठीक है, एल्कलाइन होता है एंजाइम। और इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट बात आपको, एंजाइम अगर कोई भी पूछ ले रात को 12 बजे भी कि इसमें कौन सा एंजाइम होता है, आंत्र के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अग्नाशय रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, और जठर रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ये सभी एंजाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंजाइम पूरे कंठस्थ होने चाहिए, अंगुलियों पे होने चाहिए। खेल किसका है, सारा एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो एंजाइम होता है माल्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आंतरिक रस तीन प्रकार की होती है छोटी आंत, कौन कौन सी, डुडेनियम, जुजिनियम, और कौन सी होगी, इलियम होगी। और इनके अंदर ग्लैंड पाई जाती है, और ग्लैंड क्या बनाएगी, ग्रंथि क्या बनाती है, जूस बनाने का काम करेगी, जिसको बोलेंगे हम आंतरिय रस बोलेंगे, सकस एंटेरिकस बोलेंगे। और इन रस के अंदर क्या होगा, एंजाइम होगा माल्टेज, और क्या हो गया, सुक्रेज। अब जब हम इलियम को देखते हैं, बहुत सारे एंजाइम इस फूड को क्या कर लेंगे, कंप्लीट छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अभी तक तोड़ दिया। जैसे ही आ गया ये कहाँ पर, जैसे ही आया ये छोटी हाथ के अंदर, ये कंप्लीट इसके हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। हमने यही बोला था कि जटिल पदार्थ को वीडियो कंप्लीट देखते रहना, सारा समझ में आ जाएगा, सारे नोट करते रहना, और समझ में नहीं आए तो पीछे लेकर वापस आगे ले लो, समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। पोजीशन बदल दो वीडियो की। जटिल पोषक पदार्थ हैं, इन जटिल पोषक पदार्थ को थोड़ा सा मुंह के अंदर दांतों के द्वारा, मैकेनिकल ऊर्जा के द्वारा, थोड़ा सा आमाशय के अंदर, ईसोफेगस, ग्रास नली के अंदर कोई भी टाइप का पाचन नहीं होता, ये हमने बात पहले भी बोली थी। और आमाशय के अंदर, और आमाशय से आगे कहाँ पर, ये छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर ध्यान देना चीजों को मैंने बताया था वहां पर कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ध्यान देना वापिस एक बार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सारे टूट गए थे, ये सारे टूटे थे सरल अणुओं के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर। कार्बोहाइड्रेट टूटा था किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और प्रोटीन टूटा था अमीनो अम्ल के अंदर, और वसा
का ब्रेकडाउन हुआ था विषय अम्ल के अंदर, ये बात हमने देखी थी। और ये सारा पूरा काम, कंप्लीट काम कहां पर हो गया? छोटी आंत के अंदर। अरे तभी तो बोलेंगे हम कंप्लीट पाचन, पूर्ण भोजन का सबसे ज्यादा अगर पाचन होता है तो वो कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। अरे भाई छोटी आंत के अंदर हो गया। अब ऊर्जा बनानी है तो ऊर्जा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खून के अंदर डालना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए भगवान ने यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दी, और वो स्ट्रक्चर बने कहां पर? इलियम के अंदर। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार, शानदार, ठीक है। यहां पर स्ट्रक्चर बना दी, छोटी छोटी हेयर बना दिए, छोटे छोटे यहां पर हेयर बना दिए। और ये हेयर क्या करेंगे? ये यहां पर विलाई पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम माइक्रो विलाई बोलेंगे। यहां पर छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रो विलाई। इसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रो विलाई। ध्यान देना, कहां पर पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे इलियम के भाग पे। कंप्लीट भोजन यहां से टूट के आया, कंप्लीट भोजन यहां से टूट के आया। और जब भोजन टूटता गया, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर हो गया। अब इनको करना पड़ेगा, अवशोषित करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। तो अवशोषण के लिए यहां पर पाए जाते हैं छोटे छोटे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे हम माइक्रो। तो यहां पर छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? माइक्रो विलाई बोलेंगे। इसको माइक्रो विलाई बोलेंगे, इसको माइक्रो विलाई, ठीक है। ये माइक्रो विलाई क्या करेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे हम सुषमांकुर। अब ये सुषमांकुर क्या करेंगे? तो ये सुषमांकुर अवशोषण में सहायक, अवशोषण में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे ताकि उसका अवशोषण आसानी से हो सके। और ये जो भी टूटे हुए जो भोजन थे उनका छोटी आंत के अंदर क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और ये आगे खून के अंदर होते हुए अपने ब्लड के अंदर मिल जाएंगे, और ब्लड से फिर सेल के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट जानकारी छोटी आंत के बारे में। जल्दी से बता देता हूँ। छोटी आंत अगर कोई पूछ ले तो सबसे पहले यह अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य भाग होती है। ये एक लंबी संरचना होती है, जिसकी साइज, जिसका आकार होता है कितना? 6 से 7 मीटर लंबी होती है। खास बात इसकी ये कि सबसे ज्यादा पाचन व अवशोषण कहां पर होगा? छोटी आंत के अंदर। अगर इसके प्रकार की बात करें तो इसके भाग की बात करें तो इसके भाग होते हैं 4 भाग। कौन कौन सा? डुडेनियम, जुजेनियम और हो गया इलियम। डुडेनियम के खोपचे के अंदर कौन स्थित होता है? यहाँ पर डुडेनियम के खोपचे के अंदर स्थित होता है यहाँ पर अग्नाशय, पैनक्रियाज यहाँ पर लोकेटेड होता है, स्थित होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम लास्ट अपनी जीआई ट्रैक्ट की एक आहार नाल की स्ट्रक्चर के अंदर बाकी रह गया है बड़ी आंत। और देन बड़ी आंत के बाद में स्टार्ट करेंगे हम ग्रंथियों को। और ग्रंथियां कौन कौन सी? यकृत, लार ग्रंथि और कौन सा हो गया? अग्नाशय। इन तीनों के बारे में, और फिर उसके बाद में समझेंगे उसकी फिजियोलॉजी, कार्य की, कि ये काम कैसे करती हैं। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक मैं ये मिटाता हूँ, आप नोट के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए वापस अभी सरसरी नज़रों से कि हमने क्या पढ़ा। छोटी आंत को जल्दी से एक बार आंखों से निकाल दीजिए, जल्दी से। एक बार जल्दी से छोटी आंत को देखिए सरसरी नजरों से। कोई भी अगर आपको कोई डाउट रहता है वीडियो के अंदर, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप नोट करते रहिए पेंसिल से साथ साथ में कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव आकर बता देंगे, सारे डाउट कवर कर देंगे। वैसे पूरी ज़िंदगी डाउट बनी हुई है। अब तो कोरोना का संकट चल रहा है, घर पे ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना, और मुंह पे बांध के रखना कपड़ा। स्टार्ट करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की बड़ी बड़ी बातें। बड़ी आंत, सबसे पहली बात, लिखने में कोई फायदा नहीं है, चीजों को समझना है कि ये होगी हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत आगे जाकर खुलती हैं किसके अंदर? बड़ी आंत के अंदर।
ये होगी बड़ी आंत की संरचना। ये छोटी आंत और छोटी आंत यहां पर एक छोटी आंत का ये वाला कौन सा भाग हो गया, तो ये वाला हो गया कौन सा, इलियम। बड़ी आंत की जब बात करें सबसे पहले हम उसकी संरचना को समझते हैं। अब बच्चों वाली बात होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई छोटी आंत और इसके बीच में खुलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला भाग, उसको बोलेंगे हम सिक्कम, या फिर इसको बोलेंगे हम अंधनाल। सिक्कम, ये पूरी संरचना है, इसको बोलेंगे हम कॉलन, कॉलन, और इसको बोलेंगे हम रेक्टम, रेक्टम, या फिर इसको बोलेंगे हम रेक्टम, या फिर इसको बोलेंगे हम मलाशय। और ये भाग हो गया एनस का, एनस यानी गुदा। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूं कि इलियम और ये हो गया सिक्कम। इलियम और सिक्कम यहां पर खुलेगी, एक यहां पर संधि पाई जाती है, एक वॉल्व पाया जाता है, और इस वॉल्व को बोलेंगे हम इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल वाल्व। ठीक है, इलियम और ये हो गया सिक्कम। जैसे ही इलियम इसके अंदर खुलेगी बड़ी आंत के अंदर, तो यहाँ पर वाल होगा, नहीं तो क्या होगा कि बड़ी आंत का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, इलियम के अंदर, छोटी आंत के अंदर वापस नहीं चला जाए। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, वॉल होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम इलियोसिकल वॉल्व बोलेंगे। अब इसकी संरचना की जब बात करते हैं तो संरचना के अंदर इसके मेनली 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला भाग हो गया सिक्कम, सेकेंड हो गया कॉलन, और हो गया रेक्टम, जिसको क्या बोलेंगे हम मलाशय। सबसे पहले सिक्कम की बात करें तो ये सिक्कम होता है, अंधनाल होता है, ये आगे से बंद रहता है। जैसे ही कोई भी भोजन आया, अब इसको भोजन नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कंप्लीट पाचन और अवशोषण हो गया यहाँ पर, तो पीछे रहेगा अब वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, यानी कचरा रहेगा। अब इन कचरा जो आगे जाकर पचित नहीं है, तो इसको अपचित भोजन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं जीवाणु, यहाँ पर पाए जाता है कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया, ई कोलाई वगैरह। ये क्या करेंगे, उसको किण्वन करने का काम करेंगे, और किण्वन करके क्या करेगा, उसका थोड़ा बहुत जो भी अपचित जो भोजन है उसका भी पाचन कर लेंगे। तो ये हो गया सिक्कम। और सिक्कम के यहाँ पर एक अंगुली नुमा संरचना होती है, एक अंगुली नुमा संरचना होती है, जिसको बोलेंगे हम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ध्यान देना, सबके बारे में पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है साथ साथ में। आपको सारा नोट्स मिल जाएंगे, अब बस चीज़ों को समझते रहो, और साथ साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे लिखे हुए, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स। अपेंडिक्स, ये जो अपेंडिक्स हैं वो मनुष्य के कोई भी काम की नहीं होती। ध्यान देना, मनुष्य के अपेंडिक्स कोई भी काम की नहीं होती। इसका उपयोग जब हम आदिवासी थे, जब हम जो पत्ते वगैरह सेल्यूलोज का जब भोजन कर रहे थे, जब सेल्यूलोज का भोजन करते थे, तो ये सेल्यूलोज के पाचन में हेल्प करती थी। बट हमने सेल्यूलोज का भोजन करना छोड़ दिया, इसके कारण ये अपना काम खुद का भूल गई, और ये हमारे मनुष्य के अंदर ये होती हैं अवशेषी। अवशेषी कहने का मतलब कोई भी काम की नहीं होती। तो अपेंडिक्स क्या कैसी होती हैं, अवशेषी। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग है, निम्न में से कौन सा, तो कौन सा हो गया, अपेंडिक्स। कोई भी काम की नहीं होती, लेकिन इसके साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर इसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, उसके अंदर एक छोटी सी बीमारी होती है अपेंडाइटिस, जिसके अंदर अगर किसी को अपेंडाइटिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, भयंकर पिंच पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा व्यक्ति को, और इसकी सर्जरी के द्वारा इसको ऑपरेशन करा के हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपेंडिक्स कहां पर होगी, ये अंगुली के नुमा संरचना होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है, और ये कहां पर होगी, अंधनाल के यहाँ पर सिरे पर स्थित होती हैं। ये सिक्कम अंधनाल आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर, कॉलन के अंदर। तो यहाँ पर हो गया सिक्कम, जिसको बोलेंगे हम अंधनाल, और यहाँ पर क्या होगी, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स होगी यहाँ पर।
हो गया सिक्कम के बारे में। और कॉलोन, ये कॉलोन होती हैं 4 प्रकार की। सबसे पहली वाली ये जो कॉलोन है ये पूरी यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो पूरी है वो है कॉलोन कहलाएगी। और कॉलोन होगी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? ये वाली जो कॉलोन है ये वाली, बस ये वाली ध्यान देना, ये हो गया सिक्कम। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी होगी कॉलोन। और ये जो भाग है ये वाला कहलाएगा कॉलोन का कौन सा भाग? अवरोही, सॉरी आरोही, आरोही कहलाएगा, आरोही कॉलोन कहलाएगा। और ये वाला जो भाग है उसको बोलेंगे हम अनुप्रस्थ कॉलोन, अनुप्रस्थ कॉलोन। और इसको बोलेंगे हम अवरोही कॉलोन, अवरोही। और इसको बोलेंगे हम सिग्मा कॉलोन। ध्यान देना, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। जिसको समझ में नहीं आए वापस समझते हैं। बड़ी आंत के मेनली कितने भाग हो गए? 3 भाग, सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम। सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम यानी मलाशय। कॉलोन के कितने भाग हो गए? अंधनाल। सिक्कम के बारे में बात करेंगे, ये अंधनाल होती हैं। और अंधनाल यहाँ पर अपेंडिक्स होती है, वर्मी फॉर्म कर्मी रूपी अंगुली के नुमा अपेंडिक्स होती है, जो मनुष्य के कोई भी काम की होती नहीं है। और आगे ये खुलेगा किसके अंदर? कॉलोन के अंदर। और कॉलोन के भाग होते हैं अलग अलग। कौन कौन सा हो गया? आरोही कॉलोन, आरोही कॉलोन, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ कॉलोन। थर्ड वाला कौन सा हो गया? अवरोही कॉलोन। और फोर्थ हो गया सिग्मोइड यानी सिग्मा कॉलोन। तो कॉलोन के कितने भाग हो गए? 4 भाग। कौन कौन सा? आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और कौन सा हो गया? सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है, आधा अधूरा नहीं, आधा अधूरा नहीं। अधूरा प्रेमी, अधूरा पति कोई भी काम का नहीं होता। ठीक है, तो हो गया भाई अपना कौन सा? कॉलोन। कॉलोन कौन कौन सा? ये वाला कौन सा? आरोही, अनुप्रस्थ। और ये वाला कौन सा हो गया? अवरोही। ये वाला कौन सा हो गया? सिग्मा कॉलोन। पूरे तरीके से जो भी इसका पाचन करना था वो कंप्लीट पाचन हो गया। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से होते हुए कहाँ पर चले जाएंगे? अपने कहाँ पर चले जाएंगे? ये आ जाएंगे कहाँ पर? रेक्टम के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे रेक्टम के अंदर यानी मलाशय के अंदर। तो ये आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर? मलाशय के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मलाशय के अंदर। यहाँ पर क्या होता है मलाशय के अंदर? मल का संग्रहण, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट का संग्रहण, अपशिष्ट का संग्रहण। अपशिष्ट का संग्रहण कहाँ पर होगा? रेक्टम के अंदर। और उसके बाद में ये आगे जाकर खुलेगा एक गुदानाल के अंदर, जिसको बोलेंगे हम गुदानाल बोलेंगे। और गुदानाल आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर? एनस के अंदर यानी गुदा के अंदर। और यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ अवरोधनियाँ, कुछ एस्फिंक्टर पाए जाते हैं। ध्यान देना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी आंत के कितने भाग हो गए? टोटल चीज़ों को समझना है, बिल्कुल ही रटने पे ध्यान मत देना। ठीक है, बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है बुक के अंदर, कोई मायने नहीं रखती। यानी बड़ी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? कौन कौन सा हो गया? सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम। सिक्कम की बात होगी, आगे से पैक होगा, अंधनाल होगा। और बिल्कुल ही यहाँ पर होगी एक कर्मी रूपी, एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होगी, जो मनुष्य के जीवन में कोई भी काम नहीं आती। लेकिन अगर ये काम बिगाड़ दे, अगर ये काम बिगाड़ दे तो व्यक्ति को हॉस्पिटल जाके इसको निकलवाना ही पड़ेगा। बड़ी शानदार, बड़ी खतरनाक होती है ये, ध्यान देना। ठीक है, कोई ऐसा काम मत करना जिसे अपेंडिक्स ये नाराज हो जाए। काम कहने का मतलब अपने बॉडी से ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश मत करना। ठीक है, जोश में होश मत खोना, ज़्यादा वेट हानिकारक होता है। वैसे वेट उठाना ही नहीं चाहिए। अब सुन लो, सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम होगी। और रेक्टम यहाँ पर मल का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रहेगा यहाँ पर संग्रहित हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में क्या होगा? ये आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर? एनस के अंदर, जिसको बोलेंगे हम गुदा बोलेंगे। थोड़ा सा एनस को समझ लेते हैं।
ये हो गया एनस हो गया, जिसको बोलेंगे हम गुदा बोलेंगे। और यहाँ पर दो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, दो अवरोधनियाँ मौजूद होती हैं। कहने का मतलब अगर कोई अवरोधनी या फिर कोई अगर स्फिंक्टर की बात करें तो कहने का मतलब वो चीज़ों को रोकने में हेल्प करेगी। हमने बात की थी यहाँ पर ये वाला फूड वो वापस नहीं जाए, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर अवरोधनी होगी, ढक्कन होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कोई अपशिष्ट पदार्थ आए और अपशिष्ट पदार्थ सीधा ही एक्सक्रीट नहीं हो जाए, इसके लिए यहाँ पर उसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ अवरोधनियाँ पाई जाती हैं। ये होगी अवरोधनी। और अवरोधनी जो अंदर की साइड में है उसको बोलेंगे हम आंतरिक अवरोधनी, आंतरिक अवरोधनी। और जो बाहर की साइड है उसको बोलेंगे हम बाहरी अवरोधनी। ठीक है, अब अवरोधनी है तो सीधी सी बात है, इसका काम क्या हो गया, ठीक है, जो भी मल, जो भी स्टूल वगैरह है, जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है उसको समय समय तक रोके रखना। जैसे ही इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ने लगेगी देन क्या हो जाएगा, उनकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगेगा और एक न्यूरोमस्कुलर एक सिग्नल के द्वारा, एक नर्वस सिस्टम प्रोसेस के द्वारा ये जो भी हैं वो मतलब जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो हो गया अपना कंप्लीट जानकारी किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। आशा करते हैं आपको 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कई टेक्निकल इशू हो जाते हैं, जैसे कि हो गया साउंड का, या फिर अब आपको पता ही है गर्मी लग रही है कितनी शानदार, ठीक है, ऊपर से कोरोना का चक्कर, गर्मी बारिश हो नहीं रही है, तो दिक्कत आ रही है। कहने का मतलब आप चीज़ों को समझते हो, बड़े हो गए हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो वैसे तो, ठीक है। तो बड़ी आंत होगी कंप्लीट हमारी। अगर कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपको कोई इश्यू रहता है, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप बेझिझक हमारे जो कॉल पे या फिर कोई भी अगर आपके जो डाउट रहते हैं वो उसको लिख के रखिए, साथ में आपको जल्दी ही बता दिए जाएंगे सारे डाउट लाइव क्लास में आके। स्टार्ट करते हैं अभी सहायक ग्रंथियां। अब सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी थी, तो सहायक ग्रंथियां जल्दी से बताइए कि सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी थी। तो सहायक ग्रंथियां थी कौन सी, सबसे पहले कौन सी आती है, लार ग्रंथि, यकृत और कौन सी, अग्नाशय। ध्यान देना, बड़ी शानदार, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रंथियां, हल्के में मत लेना। देन उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी पाचन के अंदर जो एंजाइम पड़े उस एंजाइम को हम कंप्लीट वन शॉट के अंदर सारा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, कौन एंजाइम किसके लिए काम आता है। देन उसके बाद में उसकी फिजियोलॉजी, ये सारा पाचन तंत्र काम कैसे करता है और कैसे भोजन का पाचन होता है। तो सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करें, सहायक ग्रंथि। कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आरबीसी के टॉपिक के अंदर है ही नहीं, बिल्कुल बाहर से पढ़ा रहे हो। कुछ भी बाहर से नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आरबीसी की बुक हो। ये बोलती कम है लेकिन इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है। चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉड अगर पढ़ोगे तब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कम कुछ भी नहीं होता, सारा होता है वो पूरा ही होता है, ठीक है। तो सहायक ग्रंथियाँ, एसेसरी ग्लैंड सबसे पहले 1 नंबर स्टार्ट करते हैं हम, बड़ी शानदार ग्लैंड है ये। और लार ग्रंथि यानी स्लेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो लार ग्रंथि डायग्राम बनाते हैं, कहां पर होती है सबसे पहले, तो ये होती हैं मुंह के अंदर होती हैं और 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी ये ग्रंथियां होती हैं। कहां पर होती है, इसकी संरचना को समझते हैं सबसे पहले।
ठीक है, ये होगी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं तो इसका प्रकार मैं बता देता हूँ आपको। ये होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ये वाली हो गई सबसे ऊपर कान के पास, ध्यान देना, ये जो हमारा कान है, कान के पास जो ग्रंथि होगी उसका नाम है कर्णपूर्व। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, कर्ण कहने का मतलब हो गया कान, और कर्ण के जो पास में है, जो कर्ण के पास में है, जो कान के पास में, उसको क्या बोलेंगे हम? कर्णपूर्व बोलेंगे। और जो जीभ के नीचे है उसको बोलेंगे हम अधोजीवा, अधोजीवा बोलेंगे। और जो दोनों जो जबड़े हैं, जो हमारे दोनों जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, उन दोनों के जब संधि के ऊपर यानी जंक्शन पे हैं उसको बोलेंगे हम अधोजंब बोलेंगे, अधोजंब बोलेंगे। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार की होगी भाई? तो लार ग्रंथि के जो प्रकार हो गए वो हो गए 3 प्रकार की। प्रकार ये हो गए 3 प्रकार की। सबसे पहले वाली कौन सी होगी? कर्णपूर्व। ध्यान देना, कर्णपूर्व, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कर्णपूर्व, ठीक है। कर्णपूर्व, अधोजीवा, अधोजीवा, अधोजंब, अधोजंब, कर्णपूर्व, अधोजीवा, अधोजंब, ठीक है। ये तीनों ही ग्लैंड, ये तीनों ही ग्रंथियां मिलकर क्या बनाएगी? अब ग्रंथि है तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ बनाने का काम करेगी, और तीनों ग्रंथियां मिलकर ये बनाएगी किसको? एक रस बनाएगी, एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी रस बनाएगी, जिसको बोलेंगे हम, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे इसको? लार बोलेंगे। अब इस लार को खोल के देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मजा आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। लार ग्रंथि मुंह के अंदर पाई जाती है, 3 जोड़ी। कौन कौन से? कान के पास में कर्णपूर्व, अधोजीवा, अधोजंब, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। और कोई भी अगर ग्रंथि हो, खास बात बता देता हूं आपकी क्लास के अंदर, नोट करना, कान खुले रखना, ये ग्रंथि होती है कैसी? बहिस्रावी। कैसी होती है ये? बहिस्रावी। अरे सर ये तो बता दो, ये बहिस्रावी वगैरह ये क्या मान रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये स्रावी कहने का मतलब क्या हो गया? बहि, अंत, क्या मतलब है समझा देंगे समय आने पर। समय से पहले क्या हुआ काम, समय से पहले किया हुआ काम कभी भी सक्सेस नहीं होता, सारी चीजें समय पर होनी चाहिए, ठीक है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि क्या बनाएगी? मिलकर एक रस बनाएगी, एक पारदर्शी फ्लूइड बनाएगी, एक पारदर्शी द्रव बनाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? द्रव, जिसको बोलेंगे हम लार बोलेंगे। और जब हम लार को खोल के देखते हैं, ऐसा क्या होता है लार के अंदर? तो लार के अंदर होता है, ठीक है, लार के अंदर होता है भाई साहब अपना पानी। पानी, पानी तो होगा ही हर जगह, पानी होगा, और क्या होगा यहाँ पर? और यहाँ पर होंगे कुछ अन्य पदार्थ। अरे अन्य में क्या क्या बता दो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर होगा एक एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। जो भी हीरे, डायमंड, स्टार, जो भी चांद तारे लगाने लगा देना, यहां पर होगा एंजाइम। लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम, खतरनाक एंजाइम, नाम हो गया इसका टाइलिन। कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जाएगा कि लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? तो लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? टाइलिन। और ध्यान देना, ये ध्यान देना, एंजाइम की बात होती है, सबके लिए एंजाइम अलग अलग। ये टाइलिन किसके लिए बना? ये टाइलिन किसके लिए बना? आपको बात याद आ रही होगी, कल की स्टमक की बात याद आ रही होगी आपको। ये टाइलिन किसके लिए बना? तो ध्यान देना, ये टाइलिन बना किसके लिए? स्टार्च के लिए। मैं तो तोड़ूंगा, तो तोड़ूंगा, किसको तोड़ूंगा? ओनली फॉर किसको तोड़ूंगा मैं? स्टार्च को तोड़ूंगा। अरे स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है, ठीक है। चावल के अंदर, आलू के अंदर वगैरह बहुत बहुत पाया जाता है। यानी टाइलिन एंजाइम होता है किसके अंदर? लार के अंदर। तो कहने का मतलब आप चीज को समझ गए होंगे। अगर हम स्टार्च खाएंगे, अगर हम स्टार्च खाएंगे तो स्टार्च का काम तमाम हो जाएगा कहां पर? लार के अंदर ही। मुंह के अंदर स्टार्च का क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। मुंह के अंदर किसका पाचन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसका पाचन हो गया? स्टार्च का। यहां पर मैं स्टार्च बोल दूं, यहां पर मैं कार्बोहाइड्रेट बोल दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा हो गया? यहां पर टाइलिन हो गया। और क्या होंगे यहां पर? और होंगे लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अरे लाइसोजाइम कहने का मतलब क्या होंगे?
होंगे लाइसोजाइम, एंजाइम, एंजाइम की साउंड निकले यहाँ पर, एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी जीवाणुओं को मारने का काम भी कहां पर होगा, यहां पर होगा। और भी होगा इसके अंदर, क्या होगा, कुछ यूरिया होगा, कुछ यूरिया भी यहां पर प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब लार के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, पानी होगा और क्या होंगे, इंपॉर्टेंट बात तो क्या होगी, इसके अंदर एंजाइम होगा, और एंजाइम कौन सा हो गया, टाइलिन। और टाइलिन बनाए किसके लिए, तो टाइलिन बनता है किसके लिए, ठीक है, तो टाइलिन बनता है किसके लिए, स्टार्च के लिए। ये ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, पाचन करने का काम करेगा, किसको, स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा। और बाकी इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम होगा, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम, और इसके अंदर क्या होगा, यूरिया होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। खत्म हो गया भाई अपनी लार गणती, खत्म। जितने भी जो भी क्वेश्चन मिलते हैं 10th क्लास के, क्या 11th 12th क्वेश्चन भी कर